ठीक है, अब जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें अगर देखा जाए तो मैंने क्या बोला कि अगर थीटा इक्वल टू पाई है, ठीक, थीटा अगर 180 डिग्री है तो ये हम लोग का अनस्टेबल वाला केस है। एंड इसमें क्या है कि जैसे ये हम लोगों ने डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट को फील्ड के अपोजिट माना है। अब यहां से अगर मैं इसको स्लाइटली रोटेट करता हूं, स्लाइटली अगर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डाइपोल मोमेंट को फील्ड के डायरेक्शन में ले जाने के लिए टॉर्क होगा उसको और घुमाने का ट्राई करेगा। तो जब इस पोजीशन पे ले गए तो ये जो टॉर्क है इसको और जो है डाइपोल मोमेंट को फील्ड के डायरेक्शन में ले जाने के लिए और इसको फर्दर जो है रोटेट कर दिया। ठीक, तो ये टॉर्क हम लोग का ऐसा लग गया। वहीं जब इसको जब मैं इधर रोटेट किया तो ये जो डाइपोल है, डाइपोल को फील्ड की तरफ ले जाना है। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है फिर से इसको फर्दर इधर घुमाने का ट्राई किया एंड फिर इसको रोटेट करके फिर दोबारा से ई के डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो अब क्या है कि जब मैंने इक्विलिब्रियम से इसको रोटेट किया है, इक्विलिब्रियम से स्लाइटली रोटेट किया है तो ये फर्दर और रोटेट हो गया। ठीक, एंड अगर ये फर्दर इस टाइप से रोटेट हो गया है तो ये जो केस है क्या होगा, अनस्टेबल का केस होगा। हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं कि अगर इक्विलिब्रियम से ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं या रोटेट करते हैं, अगर वो बैक इक्विलिब्रियम में आने की टेंडेंसी रखता है तो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड अगर मैं इक्विलिब्रियम से किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता हूं एंड वो बैक इक्विलिब्रियम में आने का ट्राई नहीं करता है, ठीक, बैक इक्विलिब्रियम में जो है नहीं आता बल्कि फर्दर और जो है आगे डिस्प्लेस हो जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट करने के बाद फर्दर और आगे मूव कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ये हम लोग डिफाइन कर लिया। कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक, ठीक है, इसमें अब टॉर्क के बेस जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक बेसिक एग्जांपल से इसको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन दे रखा है, और सपोज ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है एंड इनसाइड दिस एक्सटर्नल फील्ड एक डायपोल की कंडीशन दी हुई है। ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का मास स्मॉल m एंड इस पे चार्ज -q, इसका मास जो है मास स्मॉल m चार्ज +q, ये दे रखा है। ठीक, एंड रॉड इज मासलेस, मासलेस रॉड। ठीक, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि ये कंडीशन है, सपोज ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है एंड इनसाइड दिस एक्सटर्नल फील्ड एक डायपोल जो है पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक, इनिशियली जो डायपोल की सिचुएशन है वो हम लोग का स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जैसे मान लो कि ये कंडीशन है कि ये हम लोग का निगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड दे आर कनेक्टेड विथ बाय अ मासलेस रॉड। ठीक, इसका मास m, चार्ज -q, m n +q। ठीक, ये दे रखा है, इसका लेंथ l दे रखा है। मासलेस रॉड। ठीक है, अब जो है बोला है कि इस डाइपोल को स्लाइटली रोटेट किया गया। ठीक, अब यहां पे अगर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट अगर डिफाइन करेंगे तो डाइपोल मोमेंट जो है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगा ना जी, इसका डाइपोल मोमेंट P जो होगा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको बोला है कि इसको स्लाइटली रोटेट किया। ठीक, तो नाउ द डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड
initially the dipole is at stable equilibrium position. Now the dipole is slightly rotated. Now the dipole is slightly rotated and then released. Then released. Prove that it will perform an SHM. Also find the time period of ऑसिलेशन. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? पहले तो ये प्रूव करना है कि ये जो डायपोल है, इस डायपोल को अगर मैं स्लाइटली रोटेट करके छोड़ दूं, ठीक, स्लाइटली अगर रोटेट करके छोड़ दें तो ये जो डायपोल होगा, ये जो डायपोल है, ये हम लोग का एसएचएम परफॉर्म करेगा. एंड अगर एसएचएम परफॉर्म करेगा तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? एक बार ट्राई करते हैं सब लोग. हाँ जी बताओ. टू पाई अंडर रूट, अच्छा 2 पाई रूट पीई. अच्छा, और कोई आंसर जी? टू पाई रूट एम बाई पी. ठीक, और कोई फाइंड किया जी? ठीक है, चलो देखते हैं इसको. ठीक है, जैसे मान लो कि ये बोल रहा है कि इस डायपोल को स्लाइटली रोटेट किए एंड स्लाइटली रोटेट करके फिर हम लोग को देखना है कि कितना टॉर्क लग रहा है. ठीक, जैसे मैंने अज्यूम कर लिया, अब इस डायपोल को एक एरो से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ठीक, तो स्लाइटली इसको रोटेट किए, तो मान लो कि इसको स्लाइटली ऐसे रोटेट कर दिया. ठीक, ये रोटेशन हुआ, दिस एंगल इज थीटा. तो जो डायपोल मोमेंट पहले ऐसे था, अब ये डायपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा. ठीक, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे जो टॉर्क लगेगा टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क जो है इसको ट्राई करेगा पी को ई की तरफ ले जाने के लिए, पी को ई से अलाइन करने के लिए. ठीक, तो ये हम लोग का टॉर्क हो गया. एंड हम लोग ये चीज पढ़े हैं एसएचएम में कि जो टॉर्क जो है ऑब्जेक्ट को दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाए, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग टॉर्क. एसएचएम में हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई बॉडी जो है एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक, अगर कोई बॉडी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो पहले उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करते हैं. इक्विलिब्रियम पोजीशन तो पहले से ही इस बॉडी का दिया हुआ था, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. एंड ये भी हम लोग जानते हैं कि एसएचएम में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो स्टेबल ही होती है. ठीक, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में एसएचएम नहीं होता है. तो पहले से स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन दी हुई थी, फिर बॉडी को स्लाइटली रोटेट करते हैं, स्लाइटली रोटेट करके रेस्टोरिंग टॉर्क फाइंड करते हैं, नेट रेस्टोरिंग टॉर्क फाइंड करते हैं, यानी कि नेट टॉर्क टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करते हैं. और यहां पे नेट टॉर्क टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही टॉर्क है. तो हम बोल सकते हैं कि रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा, या रेस्टोरिंग टॉर्क या टाउ रेस्टोरिंग इज इक्वल टू PE
साइन थीटा, टाउ रेस्टोरिंग इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, पी साइन थीटा हुआ। अब जो है मैंने बोला था कि इसको स्लाइटली रोटेट किया गया, ठीक, स्लाइटली रोटेट किया गया, तो स्लाइटली रोटेशन हुआ मतलब क्या है कि थीटा की जो वैल्यू है बहुत ही स्मॉल है, ठीक, तो फॉर थीटा वेरी स्मॉल, फॉर थीटा वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। थीटा वेरी स्मॉल अगर है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। एंड अगर साइन थीटा थीटा के इक्वल है तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, टाउ रेस्टोरिंग, दैट मीन्स टाउ रेस्टोरिंग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P इंटू ई और इंटू थीटा, पी ई इंटू थीटा, जाएगा ना जी। यानी कि जो SHM की हम लोग बात करते थे, SHM की कंडीशन तो फुलफिल हो गई जी, ठीक। तो SHM जो हम लोग डिफाइन किए हैं, तो SHM की जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो गया। अब जो है हम लोग ये चीज फाइंड करना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, टाउ रेस्टोरिंग जो है, टाउ रेस्टोरिंग को हम लोग आई अल्फा लिखते हैं। आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग को ये चीज सोचना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई लिखते हैं, यहां पे कौन से एक्सिस के अबाउट लिखा जाए। ये जो डाइपोल है, डाइपोल रोटेट करेगा, तो अगर डाइपोल रोटेट करेगा तो किस एक्सिस के अबाउट इसको लिखा जाए, ये हम लोग को देखना है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका क्या होगा बताओ। एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का जो सेंटर है, डाइपोल के सेंटर से पास करेगा। क्यों? एक्चुअली यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो जो है वो हम लोग का सेंटर ऑफ मास होगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ये देखो क्वेश्चन में इसलिए सिंपल बोल रहा हूं कि यहां पे दोनों का मास मैंने इक्वल लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वल ही आएगा। हो सकता है कि एक जो बॉल है, एक बॉल का मास m हो, दूसरे का 2m हो जाए, दूसरे का 3m हो जाए, तो मासेज डिफर कर सकते हैं, ठीक, मासेज अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर कहीं भी ऐसा केस है कि मास अगर डिफरेंट है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करते हैं, ठीक, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। एंड तब जो है जो ऑब्जेक्ट है अबाउट सेंटर ऑफ मास, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके अबाउट जो है, उसके अबाउट ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है वो रोटेट करेगा, ठीक। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। अब मुझे जो है इसके अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? दो पार्टिकल का लिखना है। ये जो रॉड है वो तो मासलेस है ना जी, रॉड मासलेस है, तो इन दोनों पार्टिकल का लिखना है। एंड इन दोनों पार्टिकल की बात करें, इसका भी यहां से डिस्टेंस l/2 और इसका भी यहां से डिस्टेंस l/2, दोनों का डिस्टेंस l/2 होगा। तो इसको ठीक है, इसको यहां पे डिफाइन करते हैं। तो दैट मीन्स अब टॉर्क जो है, टॉर्क मैंने आई अल्फा लिखा, आई अल्फा इज इक्वल टू पीई इंटू थीटा। आई अल्फा इक्वल टू पीई इंटू थीटा, ये होगा, ठीक है। अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे अगर देखा जाए तो पूरे सिस्टम का अगर फाइंड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेफ्ट बॉल, इस बॉल के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होगा जी? मास m और इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर। एंड इसकी वजह से फाइंड करेंगे तो मास m इंटू l/2 का स्क्वायर, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग फाइंड करें तो यहां पे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू l/2, l/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर और इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू p और इंटू थीटा, होगा ना जी, ठीक है। ml²/4 और ml²/4, 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 ml²/2, ml²/2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू p इंटू थीटा। तो अब यहां से जो हम लोग जो है इसका टाइम पीरियड जो है इसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, दैट मीन्स ml²/2 और इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू पीई इंटू थीटा। एंड पी की अगर बात करें तो पी क्या है? हम लोग का डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट जो है बेसिकली क्या है? चार्ज इंटू सेपरेशन। तो चार्ज कितना होगा? क्यू। तो
तो Q इंटू एल, जो P है, P को मैं Q इंटू एल लिख सकता हूं, तो P इज Q इंटू एल और इंटू E और इंटू थीटा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो एक तो एल की टर्म कैंसिल होगी, ये एल और ये एल कैंसिल हुआ, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2QE अपॉन ml, अल्फा जो है इधर नोट डाउन कर लिया है सब लोग, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं अल्फा की बात करूं तो दैट मीन्स अल्फा इज 2QE upon ml into theta and that is equal to omega square into theta। नहीं होता ना जी? इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम, जो अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये जो है, यहां पे इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड कर लिए, तो दैट मीन्स ओमेगा इज अंडर 2QE अपॉन ml। बात समझ में आती है जी? √2QE अपॉन ml, ओमेगा की वैल्यू आ गई। नाउ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की अगर बात करें, दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक, 2 पाई बाई ओमेगा ये होता है ना, एंड 2 पाई बाई ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ml अपॉन 2QE, ठीक। ये इसका क्या होगा जी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? कोई कंफ्यूजन इसमें, कहीं कोई परेशानी? ठीक है ना? हाँ जी बताओ। बताना क्या है, सॉल्व करो, इसको 2m कर लो। ये अगर मास में 2m कर दूं तो बताओ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? एक का मास m है, दूसरे का 2m है, कर सकते हैं? ठीक है, ट्राई करो। हाँ जी, क्या आ रहा है? तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर देखा जाए तो प्रोसेस में देखो, पूरे प्रोसेस में, इंटायर प्रोसेस में कहीं कुछ चेंज तो नहीं आएगा जी। चेंज किस में आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये चेंज होगा। तो ये जो यहां पर जो डिफाइन किए हैं, ये जो लाइन है, इसको हम लोग को चेंज करना होगा, ठीक। तो यहां पर हम लोग लिखे हैं टॉर्क जो है इसको आई अल्फा से डिफाइन किए हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में क्या होगा कि अगर ये डायपोल जो है, डायपोल के मासेज अगर, डायपोल में जो बॉल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके मासेज अगर डिफरेंट हो जाए तो सेंटर ऑफ मास हम लोग को फाइंड करना होगा। तो सेंटर ऑफ मास में क्या होगा? जैसे ये 2m मास का पार्टिकल है और ये m मास का पार्टिकल है, तो ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जानते होगे, m1r1 इक्वल टू m2r2, m1r1 इक्वल टू m2r2। तो जिसका मास डबल है उससे सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो यहां से टोटल लेंथ हम लोग का l है, तो इसका मास डबल है, तो इससे इसका जो डिस्टेंस होगा इसके मुकाबले हाफ होगा। यानी कि टोटल लेंथ को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो 2 पोर्शन जो है, 2/3 पोर्शन यहां पे होगा और 1/3 इधर होगा। तो 2m मास से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा वो l/3 होगा, एंड m मास से 2l/3 होगा। ये होगा ना जी? ठीक है, तो ये हो गया 2m इंटू l/3 का स्क्वायर एंड प्लस m इंटू 2l/3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू PE इंटू थीटा। अब तो सॉल्व कर लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हो जाएगा ना जी? ठीक है, ठीक है। तो ये एक हम लोग का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या 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 हुआ? अच्छा हाँ, यहां पे अल्फा छूटा है। 2m इंटू एल बाई 3 का स्क्वायर एंड प्लस m इंटू 2l बाई 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू PE इंटू थीटा। अब तो सॉल्व कर लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हो जाएगा ना जी? ठीक है, तो ये एक हम लोग का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या 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 हुआ? अच्छा हाँ, यहाँ पे अल्फा छूटा है।
ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आगे फर्दर, हो जाएगा ना। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन एक और सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा बोला है कि मान लो कि एक एक्सटर्नल फील्ड है एंड एक एक्सटर्नल फील्ड में एक डायपोल है, एक डायपोल को ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है, ठीक, वर्टिकली रखा हुआ है, और ये जो एंड पॉइंट है इसको यहां पे पिन कर रही है, ठीक, इसको पिन कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो अब होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है फोर्स लेंगे, फोर्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों पे लगेगा, लेकिन ये तो हिंज पॉइंट है, ये तो कहीं आगे मूव करेगा नहीं, लेकिन जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये तो आगे मूव कर जाएगा। तो यहां पे फोर्स लगा Q इंटू मॉडी, ठीक, Q इंटू मॉडी, तो ये जो है ये आगे मूव करेगा, ठीक। अब अगर ये सीन है तो बेसिकली होगा क्या कि जब ये आगे मूव करेगा तो ये जो पूरा डायपोल है ये डायपोल ऐसे ऐसे घूमते जाएगा, रोटेट करेगा, तो रोटेट करके डायपोल कुछ ऐसे हो जाएगा। मान लो कि डायपोल की सिचुएशन हो गई एंड वर्टिकल से एंगल जो इसका है ये थीटा हो गया, ठीक। सिंपली ये बोला है कि फाइंड थीटा थीटा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम वर्टिकल से कितना एंगल फॉर्म करेगा जी? हाँ जी, क्या रहा है? ठीक है, हाँ जी उत्कर्ष तुम बताओ जी, क्या जी कुछ समझ में आ रहा है? देखो कैसे सॉल्व होगा। पहले तो जैसे मान लो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन चेक करनी है तो हम लोग को जो है यहाँ पे फोर्सेज एंड टॉर्क्स वगैरह के बारे में कुछ कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं ये पहले देखा जाए। तो एक तो वेट mg लगेगा, ठीक, वेट mg जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे वेट mg अप्लाई कर दिया, वेट mg, ठीक है। इसके अलावा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्यू ई फोर्स लगेगा, तो क्यू मॉड ई ये फोर्स आ गया, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं टॉर्क्स की बात करूं, टॉर्क कैसे कैसे लग रहे होंगे, तो जो mg है, mg की अगर मैं टॉर्क के डायरेक्शन की बात करूं, मैं बोल सकता हूं कि ये जो है ये हम लोग का ऐसे हैंग कर रहा है और इसको यहां पे रोटेट करके जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है वो P को E की तरफ ले जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक, P को A की तरफ, A से E से अलाइन करने का ट्राई कर रहा है। यहां पर अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट जो इसका होगा इस डायरेक्शन होगा ना जी, ये हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन,
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग का टॉर्क है वो डाइपोल मोमेंट को ई के डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक, यानी कि उसका टॉर्क ऐसे लगेगा, तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लगेगा, लेकिन mg इसको नीचे खींच रहा है, यानी कि mg का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाने का ट्राई करेगा, तो टॉर्क ड्यू टू mg जो है ये ऐसे लगेगा। ये बात समझ में आती है सबको? ये क्लियर है सबको? ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, ठीक। एट इक्विलिब्रियम at equilibrium torque due to gravity that is equal to torque due to the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क और ग्रेविटी का टॉर्क दोनों सेम होगा। अब ग्रेविटी का टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर सेपरेशन, ठीक, F इंटू आर परपेंडिकुलर, F इंटू आर परपेंडिकुलर, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये हम लोग का टोटल लेंथ L है, तो ये हो जाएगा L cos थीटा और ये हो जाएगा L sin थीटा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg जो है उससे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का जो सेपरेशन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg ऐसे प्लॉट कर दो, इस लाइन के लॉन्ग mg एक्ट कर रहा है, और यहां से यहां तक के अगर मैं सेपरेशन की बात करूं तो ये जो सेपरेशन है ये हो जाएगा L sin थीटा, ठीक, इधर हो गया L cos थीटा और इधर हो गया L sin थीटा, mg और इंटू L sin थीटा ये होगा। तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी mg और इंटू L sin थीटा। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? एंड टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू Pe cos थीटा होगा ना जी, P sin थीटा नहीं होगा, P cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है अब P और E के बीच का एंगल चेंज हो चुका है, P और B के बीच का एंगल ये है और ये कितना है 90 माइनस थीटा, नहीं, तो ये जो एंगल है हम लोग का 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। एंड अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो अब इसको अगर हम लोग लिखें तो PE sin थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, ये आ जाएगा। अब जो है यहां से मुझे फाइंड करना था थीटा का वैल्यू, तो यहां पे साइन और ये कॉस है, इसको लाकर डिवाइड करो, तो दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा PE अपॉन mgl, ये होगा ना जी। एंड नाउ P क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू L, चार्ज इंटू सेपरेशन, दैट इज इक्वल टू Q इंटू L इंटू E अपॉन mgl, ठीक, L तो कैंसिल हो गया, यानी कि यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू QE QE अपॉन mg, ये रहेगा ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg, एंड अगर एक QE बाई mg है तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स QE अपॉन mg, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स QE बाई mg। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछेगा जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां तक जो केस है ये तो हम लोग जो है सारा केस सॉल्व किया हम लोग का टॉर्क के बेसिस पे था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड
with a dipole, potential energy associated with a dipole placed in an external इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड क्या होगी। ठीक है, ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए सपोज देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लिया। ठीक, एक्सटर्नल फील्ड ई एंड एक डाइपोल जो है, एक डाइपोल को मान लो कि थीटा एंगल पे जो है डाइपोल इस पे प्लेस्ड है। एट एंगल थीटा, ये एक डाइपोल रखा हुआ है, इसका जो है इसका मास m, चार्ज प्लस q, इसका मास m, चार्ज माइनस q। ठीक, ये रखा हुआ है। ठीक, एंड लेंथ इज l, ये गिवन है। अब जो है मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ एसोसिएटेड मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पे मैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगा, ये हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है ना जी। ठीक, अब जो है ये चीज ध्यान होगा कि मैंने पहले ही बताया कि कहीं पे अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक, अगर कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी अगर इन्वॉल्व हो तो पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है, दो तरीके हैं। या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करेंगे इन मूविंग द ऑब्जेक्ट वेरी स्लोली, और नहीं तो जो है निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं उनका निगेटिव वर्क डन फाइंड करेंगे। ठीक, तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये दो तरीके हैं। तब यहां पर जो एक्सटर्नल जो एजेंट है उसी के वर्क डन के थ्रू हम लोग जाते हैं। तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि मुझे एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करना है, तो सपोज ये मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, फाइंड द वर्क डन by the external agent. Find the work done by the external agent in rotating the dipole from theta equal to theta to theta equal to pi by 2 very slowly। ठीक, थीटा से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तक अगर इसको रोटेट करना है, थीटा से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तक अगर इसको रोटेट करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हम लोग को चाहिए। ठीक, तो अब यहां पे क्या करेंगे कि इसको स्लोली रोटेट करना है, तो हम लोग जो है पहले इस पे क्या क्या टॉर्क लग रहे हैं, क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, क्या क्या टॉर्क्स लग रहे हैं हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि जैसे मान लो कि अगर ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक टॉर्क लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्या ट्राई करेगा कि जो डाइपोल मोमेंट है उसको फील्ड के टुवर्ड्स अलाइन किया जाए, फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन किया जाए, तो फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे अलाइन किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क ऐसा लग गया, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो है ये टॉर्क जो है ट्राई करेगा कि P को E की तरफ ले जाया जाए। ठीक, P को E की तरफ अलाइन करे, ये ट्राई करेगा। अब मुझे इसको स्लोली घुमाना है। ठीक, इसको स्लोली जो है मुझे दूसरे साइड थीटा से लेकर 90 डिग्री तक इसको ले जाना है। अगर मुझे स्लोली इसको रोटेट करना है
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि चूंकि इसको स्लोली रोटेट कर रहे हैं तो हमेशा जो है टॉर्क को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, यानी कि उसमें कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होने के लिए जो एक्सटर्नल टॉर्क है उसको इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा। ये हो गया टाउ एक्सटर्नल, ये बात समझ में आती है जी। एंड अब यहां से इसको ऐसे ऐसे रोटेट करके जो थीटा इक्वल टू 90 है, थीटा इक्वल टू 90 पे इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक। अब इसको कैसे वर्क डन फाइंड करेंगे इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो वर्क डन कैलकुलेट करने पे ये नोट कर लिया सब लोग, मैं इसका वर्क डन फाइंड करना चाह रहा हूं। थीटा से 90 डिग्री तक इसको घुमाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा वो वर्क डन मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ठीक ठीक। अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल की बात की जाए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ एक्सटर्नल और इनटू डी थीटा फ्रॉम थीटा टू पाई बाय 2। ये बात समझ में आती है जी कि यहां पे जो है इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क दोनों आपस में बैलेंस्ड है, ठीक। अब मुझे इसको स्लोली स्लोली इधर घुमाना है, तो अब जैसे जैसे स्लोली स्लोली इधर घुमाएंगे तो मान लो कि डी थीटा एंगल जो है, डी थीटा एंगल रोटेट करने में कितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो मुझे फाइंड करना है। तो जैसे वर्क डन ड्यू टू अ फोर्स फाइंड करते हैं तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस या एफ इंटू डी एस, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो। वैसे ही वर्क डन ड्यू टू टॉर्क फाइंड करेंगे तो फोर्स जो है फोर्स को रिप्लेस कर देगा टॉर्क, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको रिप्लेस करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हो गया। अब एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बता दो। एक्सटर्नल टॉर्क जो है ये हमेशा जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, ठीक। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्या है, वो पी साइन थीटा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क चेंज होगा वैसे वैसे एक्सटर्नल जो टॉर्क वो भी चेंज होगा, ठीक। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा पी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट और फील्ड ये तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट एंड फील्ड कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा P इंटू ई एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये होगा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक। साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो पीई, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। एंड अब जो है अब इसमें वैल्यू अगर पुट किया जाए तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 0 नहीं थीटा है ना जी, थीटा से पाई बाय 2 हम लोग कर रहे हैं, थीटा टू पाई बाय 2, यहां से जो थीटा से पाई बाय 2 तक इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो पी वाले टर्म जो है पी वाले टर्म बाहर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू पीई एंड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा टू पाई बाय 2, ठीक है, फ्रॉम थीटा टू पाई बाय 2। अब वैल्यू पुट करो तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, तो पीई माइनस कॉस थीटा एंड फ्रॉम थीटा टू पाई बाय 2, ये होगा ना जी। अब वैल्यू प्लेस करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, एक बार थीटा को पाई बाय 2 पुट करेंगे तो कॉस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस थीटा आएगा, तो दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू पीई पीई इंटू कॉस थीटा, ठीक है, पी इंटू कॉस थीटा। अब जो है इसको जो वर्क डन है हम लोग ये चीज जानते हैं, इन केस ऑफ मूविंग वेरी स्लोली डब्ल्यू एक्सटर्नल इसको मैं डेल्टा यू लिख सकता हूं, ठीक। तो डेल्टा यू मीन्स कि यू फाइनल, दैट मीन्स, ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू पीई
कॉस थीटा, ये होगा डेल्टा यू इक्वल टू पी कॉस थीटा। एंड अब जो है डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे, तो यू फाइनल मतलब π/2 का और यू इनिशियल थीटा एंगल का, ठीक। तो अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो जाएगा u at π/2 minus u at any angle theta, that is equal to p cos theta, ठीक। ये समझ में आती बात। नाउ अब जैसे हम लोग ये चीज पढ़े हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन, ठीक। किसी रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी चूंकि ऑलवेज डिफाइंड है, एंड रेफरेंस को कभी भी हम लोग जीरो मान सकते हैं। रेफरेंस हम लोग वो पॉइंट मानते हैं जिसको हम लोग चाहें तो जीरो या कुछ कांस्टेंट अज्यूम किया जा सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पे π/2 जो है, π/2 एक पार्टिकुलर एंगल है, क्या मैं π/2 को रेफरेंस मान सकता हूं? तो अगर मैं π/2 को रेफरेंस में अज्यूम कर लिया, रेफरेंस जीरो अज्यूम कर लिया, तो इफ u एट एंगल π/2 इज इक्वल टू जीरो, अगर π/2 पे अगर जीरो है, अगर u की वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर ये π/2 पे अगर जीरो है, मींस कि डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसको मैंने जीरो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अज्यूम कर लिया, ठीक। जीरो पोटेंशियल एनर्जी उसको मैंने मान लिया। तो अगर 90 डिग्री एंगल जो है, इफ इट इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी, देन u माइनस यू थीटा ये है, तो यू थीटा कितना हो जाएगा, u एट एनी एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। नाउ पी कॉस थीटा की अगर बात करें तो इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, देन ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी। वैसे ही यहां पे अगर देखा जाए तो एक वेक्टर पी है और दूसरा वेक्टर ई है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई। तो पी कॉस थीटा इट कैन बी रिटन एज पी डॉट ई, इसको जो है पी डॉट ई के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ डाइपोल which is placed in an external electric field, ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी केस ले सकते हैं, ये हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इंचू केस ले रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये माइनस पी डॉट ई आता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो फॉर्मूला आया है, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हैं, उसमें पी डॉट ई है, तो 90 डिग्री को रेफरेंस में जीरो लेके चला हूं। तो अगर 90 डिग्री का रेफरेंस जीरो है तो यहाँ पे देख लो पी डॉट ई थीटा इक्वल टू 90 के लिए जीरो आ जाएगा। तो वो पॉइंट ये है कि जो अजम्पशन हम लोग के चले हैं, जिस चीज को कंसीडर करके हम लोग चले हैं, वो हम लोग का हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैंने चूंकि रेफरेंस 90 डिग्री को जीरो माना है, तो रेफरेंस अगर 90 डिग्री जीरो है, तो जो हम लोग का फाइनल फॉर्मेट है, जो फाइनल फॉर्मूला है, उसमें थीटा इक्वल टू 90 पुट करने पर जीरो होना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर पी डॉट ई आया, तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होता ही है। कोई परेशानी इसमें किसी को? किसी को अगर कुछ डाउट है हैंड रेज करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग ये चीज भी फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी वाला पॉइंट कौन सा है और मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक। तो मुझे मेनली ये देखना है कि माइनस पी डॉट ई जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नाउ फॉर यू मैक्सिमम, फॉर यू मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, पी कॉस थीटा है माइनस पी कॉस थीटा। यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू बात करूं तो u एट एनी एंगल थीटा, ये माइनस पी कॉस थीटा है ना जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो फॉर गिवन p एंड e, इसको मैक्सिमाइज होने के लिए कॉस, ये जो है पॉइंट है कि इसको मुझे पॉजिटिव लाना है, एंड यहां पे इसको प्लस करने के लिए कॉस थीटा को अगर मैं -1 पुट कर दूं, मैं बोल सकता हूं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्लस पी आ जाएगी, ठीक है। यहां पे अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, मुझे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको मैक्सिमाइज करना है। ये चूंकि निगेटिव की टर्म है,
तो निगेटिव में है एंड तब इसको मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पे मैं कॉस थीटा को जब मिनिमम करूंगा तो ये मैक्सिमम होगा, और जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एन पहले से है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 रखेंगे तो माइनस पी होगा, यानी कि यू का मिनिमम वैल्यू, एंड यहाँ पे -1 रखेंगे, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, -1 प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस पी हो जाएगी, दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी। ठीक, तो फॉर यू मैक्सिमम थीटा इक्वल टू cos theta should be equal to -1, that means theta should be equal to pi, एंड अगर थीटा पाई है तो इसका केस देख सकते हैं, थीटा अगर पाई है यानी कि डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होना चाहिए। ठीक, इन दैट केस डाइपोल जो है, डाइपोल शुड बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग का केस होगा। तो ये जो है ये हम लोग का मैक्सिमम एनर्जी का केस है, एंड जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है दैट इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई परेशानी इसमें किसी को? नाउ इन केस ऑफ फॉर यू मिनिमम cos theta this should be equal to 1, and that means theta equal to 0 डिग्री। π/2 नहीं जी, π/2 पे तो 0 हो जाएगा। अगर cos थीटा 0 हो गया तो पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन 0 मिनिमम नहीं है, निगेटिव में जाएगा ये। अगर थीटा अगर 0 हो जाए तो cos थीटा की वैल्यू 1, एंड अगर cos थीटा की वैल्यू 1 है तो जो u मिनिमम होगा यहां पे u मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, u मैक्सिमम इक्वल टू प्लस p। ठीक, एंड यहां पे u मिनिमम फाइंड करेंगे, दैट मीन्स u minimum इक्वल टू -p। ठीक, u मिनिमम इज -p, एंड ये जो केस हम लोग का सेम डायरेक्शन वाला है, तो सेम डायरेक्शन में ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, एंड डाइपोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल होना है, ये हम लोग का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक, एंड दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज हम लोग जानते हैं ना कि जहां पे इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी हम लोग का जो है एनर्जी मिनिमम होता है। ठीक, और इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो यहां पे एनर्जी मैक्सिमम है और वहां पे एनर्जी मिनिमम है। तो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड दैट इज द केस ऑफ मिनिमम एनर्जी। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एनर्जी से। सपोज ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल प्लेस्ड है। ठीक है, ये जो है इसका मास मान लो कि सपोज इट इज मास 2m, चार्ज इज प्लस q, एंड दिस इज मास m, चार्ज माइनस q। ठीक, यहां पे अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है।
ये हम लोग का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक, अब जो है यहां पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नाउ इनिशियली the dipole is at its equilibrium position. Now it is slightly rotated. Now it is slightly rotated and then released. Find the maximum angular speed. Maximum angular speed attained by the dipole. इसको अगर स्लाइटली रोटेट करके, इस कंडीशन में इसको स्लाइटली रोटेट करके अगर छोड़ देंगे तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कितना एंगुलर स्पीड जो है ये अचीव कर पाएगा। ठीक है, काम करते हैं, चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का पॉइंट हो गया। अब डायपोल में एक छोटा सा पॉइंट हम लोग का जो है वेरिएबल जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कोई रहे तो उस केस में कितना फोर्स लेगा, फोर्स एक्ट ऑन द डायपोल क्या होगा, एंड उससे बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे, वो सारा केस जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ठीक है, चलिए आज के क्लास में जो इतना ही करते हैं। अगले क्लास में जो डायपोल हम लोग का फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद डायपोल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं पैकेज में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यहां तक के पॉइंट में कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को भी, कहीं कोई डाउट है जी? ठीक है, हाँ जी मधुरेंद्र, कोई डाउट? रिचा कोई डाउट? निधि कोई डाउट तुमको? आयुष तुमको कोई डाउट जी? ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो है ग्रुप में सबमिट करेंगे। इसको, इस होमवर्क को सॉल्व करके कल दोपहर तक जो है ग्रुप में सबमिट कर देंगे सब लोग। ठीक है, चलिए आज इतना ही कर